हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट तो कह लो, मतलब ऐसा एक पार्ट है जिसके अंदर से कि आपके वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में इतना कुछ रिलेट नहीं किया जाता इस टॉपिक को लेकर, बट कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक रोल करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, एग्जाम्स के आप पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो, और डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्जाम्स देना चाह रहे हो उस टाइम पे। डिपेंड करता है कि अगर आप क्लास 3 की दे रहे हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 1-2 की कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी इंटरव्यूज पार्ट हो गए या मेंस लिखने वाले पार्ट हो गए, तो वहाँ पे आप इन सबको एडिशनल के रूप में आप ऐड कर सकते हो कि उस पेपर चेकर को लगेगा कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ के आया है वो चीज़ों को। ठीक है, तो पहले चीज़ ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिटन, एक होते हैं अनरिटन। ठीक है, पहली चीज़ अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का कभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसे तुम्हें याद रह जाए वो चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अनरिटन मतलब क्या हुआ, अनरिटन पैसे मतलब कहाँ का है, जो ब्रिटेन का है। ठीक है, या फिर ब्रिटिश तंत्र का कोई भी कह लो, या यूरोप वगैरह जो पूरा पार्ट हो गया वहाँ का क्या है, अनरिटन है। तो क्या उसका मतलब वहाँ पे ऐसा कोई इंसान बिठाया हुआ है कि जिस इंसान को तुम पूछोगे अरे भाई बता भाई इस आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है, इसमें क्या लिखा हुआ बता चल, तो बताएगा अपने मुँह से? नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपने मुँह से बोलेगा नहीं। उन लोगों ने क्या किया, उनके पास भी आर्टिकल्स है, उनके पास भी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखना, उनके पास भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, बट एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं है। हमारे पास क्या पता है, एक अलग से हमने बुक बनाई जिसको हमने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। गूगल पर आपको कभी जाके सर्च करना तो आपको दिखेगी, एक मस्त बुक है। उस बुक को हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और ये लोगों ने के पास क्या है कि एक ऑथेंटिक रूप में कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इनको लगता है कि भाई आज अगर वो सुबह उठ के सोचता है कि आज हमें ये नियम करना है, तो सुबह वो नियम निकाला, उसको किसी भी बुक में ऐड नहीं करना है, उसके लिए कोई ऐसी कोई मीटिंग्स नहीं होंगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी कि आपको अगर ये लॉ पास करना है तो उसको आपको इतनी कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, आपको कॉरम पास कराना होगा या आपको पार्लियामेंट हाउस का डिस्कशन करना होगा। ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं दिया हुआ है। वो सुबह उठेंगे, उनको लगा कि उनको करना है तो वो लोग कर देंगे, खत्म बात। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये अनरिटन है। क्या है, अनरिटन। तो आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिटन, एक होते हैं अनरिटन। रिटन में आपके इंडिया अमेरिका वाले आ जाएंगे और अनरिटन में आपका मोस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स हो गए, इनके कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी चीज़, अब यहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होंगे कहीं ना कहीं, आप इनको थोड़ा सा राइट नाउ सर्च भी कर सकते हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब कोई चेंजेस आ चुके हों तो सडनली आप उनको इस जगह चेंज कर लेना। आपको ये याद दिलाता हूँ कि 1949 के जिस दिन पहली बार हमारा संविधान अमल में आया, जिस दिन संविधान को लागू किया गया था 26 को, याद रखना। ठीक है, ये डेट है 26 नवंबर वाली, ये अपने 1950 वाली डेट नहीं है, ये नवंबर वाली डेट है। ठीक है, जिस दिन लास्ट मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सबने साइन किए थे, उस दिन कितने आर्टिकल्स को हमने अमल में लाए थे? तो सबसे पहले हमने लाए थे प्रीएम्बल्स को हमने लागू कर दिया था, और प्रीएम्बल अपना 2021 में भी है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि आर्टिकल कितने थे, तो 395 आर्टिकल्स थे। कितने? 395 आर्टिकल। उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया था? तो 22 पार्ट्स के अंदर हमने उसको डिवाइड किया था। कब? 1949 में। 2021 में क्या हो रहा है? 448 या फिर 444 दो चीज़ें हैं। कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी कोई चेंज आ सकता है। गूगल में सर्च करोगे तो आ सकता है आपको ये डेट आए या फिर ये फिगर आए, या हो सकता है ये फिगर आए। तो दोनों फिगर कहीं ना कहीं सही है। दूसरी चीज़, यहाँ 22 पार्ट्स है, यहाँ पे हो चुके थे 25 पार्ट्स। एक और चीज़, कितनी शेड्यूल्स हैं? तो 12 शेड्यूल्स है राइट नाउ अभी हमारे पास। ठीक है, इसमें बहुत लोग बोलेंगे सर 8 शेड्यूल्स भी हैं, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से हैं, वो आपको हर वो चीज़ डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। जब शेड्यूल का पर्टिकुलर पार्ट आएगा तो आपको समझा दूंगा किस तरीके से वो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि हमने अभी तक कितने अमेंडमेंट किए, कितने अमेंडमेंट मतलब कि हमने कितने सुधारे किए हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हो सकता है कि उस टाइम पे हमने कुछ चीज़ें बना दी हों और आज की डेट में वो एक्सेप्टेबल ना हो, बहुत चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमने कितने चेंजेस किए हमने टोटल अभी तक राइट नाउ 2021 तक, मतलब लास्ट में 2020 में हमने चेंजेस किया था, उसके बाद से अभी तक हमने 105 अमेंडमेंट हमने कह सकते हैं सुधारे हमने कर दिए अभी तक के लिए। तो ये आपका एक पहला पोर्शन हुआ जिसके अंदर आपके बहुत सारे वन लाइनर कह लो या आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका बात आ गया है कि लेंथीएस्ट
अब लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने इस चीज़ का आवाज़ उठाया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत लेंदी है, वो इतना लेंदी है कि उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत क्रिटिकल हो रहा है। क्यों? उसमें 2-3 चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कि वो इसलिए लंबा हो चुका क्योंकि ज्योग्राफिकल मैप आप देखो ना, तो इंडिया उस टाइम पे बहुत लंबा देश, मतलब बहुत लंबा देश था, ठीक है। और अभी भी हम लोग वर्ल्ड के 7 नंबर पे देश आता है, इतना लंबा हमारा पूरा देश बना हुआ है। और उसके अंदर से इतनी सारी पब्लिक और अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग धर्म, अलग अलग नातियाँ, अलग अलग जातियाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक डिवाइडेशन के रूप में बहुत लंबा बनते जा रहा था कहीं ना कहीं। दूसरी चीज़ कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जिस रूप में वो आया था ना, उसी रूप में हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर लिया। और उसके अंदर से हमने कम से कम 250 से लेकर 260 आर्टिकल्स को डायरेक्ट ऐड किया है कहीं ना कहीं से। कुछ चीज़ें पहले 10 ऐड किए, फिर उनके चर्चा हुई, उनमें से 6 निकाली गई, 4 को रखा गया, फिर से डिस्कशन किया गया, फिर उसमें से कुछ 100 निकाली, 50 रख ली, ऐसे टाइप का पूरा डिस्कशन वहाँ पे हो रहा था उस टाइम पे। मैंने को बताया था कि फर्स्ट मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग हुई, याद आया कुछ? तो वो सब कुछ यही सब में हो रहा था। उसके बाद कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है हमारा? एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के लिए एक अलग से और गुजरात के लिए एक अलग से और मध्य प्रदेश के एक अलग से। हाँ, इन तीनों के रूल कहीं ना कहीं डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होंगे। जैसे कि आपको एक करंट अफेयर की चीज़ बताऊंगा कि केरला या फिर साउथ का कोई स्टेट है, वहाँ पे मोटो वॉगिंग, मतलब क्या कहते हैं ना, ये कैमरा, हेलमेट के ऊपर कैमरा लगाते हैं, वो को उस चीज़ को बैन कर दिया गया। उन लोगों ने बोला कि ये ह्यूमन सेफ्टीज़ के लिए हम लोग आरटीओ के नियम के अनुसार ह्यूमन सेफ्टी के रीज़न से हम लोग मोटो व्लॉगिंग को अभी बंद कर रहे हैं। मतलब बैन कर रहे हैं। अगर आपने वो चीज़ को हम करते हो, हमने किसी को देख लिया, तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ चेंजेस वहाँ किए गए। तो कंपलसरी नहीं है कि वो चीज़ हम लोग दिल्ली या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऊपर बैठी, जो पूरा राज्य तंत्र चलाती है, वहाँ भी चेंजेस हो, वो कंपलसरी नहीं है। तो हमने उस तरीके से उसको क्रिटिसाइज, उसको उस तरीके से बनाया गया, उसको हमने क्रिएट किया गया कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहे हमेशा। दूसरी चीज़ कि भाई हमारे इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने लोग बैठे थे, उसमें से बहुत लोग लॉयर थे, बहुत सारे लोग लीगल एडवाइज़र थे, बहुत सारे लोग वकील थे। तो कहीं ना कहीं जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया ना, जब बंधारण को लिखा गया, तो उसकी जो लीगल लैंग्वेज है ना, वो बहुत लंबी होती है। आपने किसी वकील को जब देखोगे ना कि वो दलील कर रहा है या किसी के अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है या फिर अपना पक्ष जब रख रहा है, तो क्या होता है कि वो हमेशा उस चीज़ को एलोबरेट करता है, उसको डिस्कशन में उसको डिस्क्राइब करता है, हर चीज़ को लंबा लंबा लिखता है और अपनी जितना हो सके अपनी दलील को या फिर अपने पक्ष को स्ट्रांग रखने की कोशिश करता है, तो पूरा एलोबरेट करता है उस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं वही एक रीज़न था कि एक लैंग्वेज का पार्ट ये भी बन चुका थे कि इतना लंबा खींचने के कारण खींचते गए वो बहुत लंबा लिख लिया, ठीक है। तो एक ये चीज़ था कि लेंदियस का रीज़न एक ये थे आपके। तीसरी चीज़ कि वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई हम लोगों ने कुछ 60 कंट्रीज़ के आसपास से हमने आइडियाज़ लिए, ठीक है। 60 कंट्रीज़ के पास से हमने आइडियाज़ लिए, बट हमने कितनी कंट्रीज़ के अंदर से कुछ चीज़ें उठाई हैं, तो कुल मिला के 11 कंट्रीज़ हैं। कितनी? 11 कंट्रीज़ हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो आ रहा होगा, इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो या इस फोटो को सेव कर लो। ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर कंट्री से हमने 11 कंट्रीज़ के अंदर से हमने बहुत सारी चीज़ों को लिया हुआ है। तो इसको आपको याद रखना होगा। इसको कहीं ना कहीं आप ऐसे कैसे सेव कर लो या फिर इसको कैसे करके नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि इसमें से आपका कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो कहीं से वो पूछ लेंगे, ठीक है। ये वो चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको समझा सकता नहीं हूँ, बट आपके सामने वो दिख रहा होगा, अभी आप उसमें देख लो, ठीक है। ये आगे हो गया आपका सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ से कौन से देश से हमने लिए, ठीक है। अब आ जाओ वापस स्क्रीन के ऊपर। अब आते हैं कि स्ट्रक्चरल पार्ट, फिजिकोलॉजिकल पार्ट और आपका पॉलिटिकल पार्ट, ठीक है। फिलोसॉफिकल पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट और आपका स्ट्रक्चरल पार्ट। अब हमने बाहर के देश से कुछ चीज़ें ले तो ली, 11 कंट्री से हमने कुछ चीज़ें ले तो ली, तब उन्हें भी हमको कहीं ना कहीं डिवाइड करना था, ठीक है। उन्हें भी हमने कहीं ना कहीं हमको उस रूप में क्रिएट करना था कि लोग उसको इजीली समझ पाए। तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। स्ट्रक्चरल पार्ट, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 आ गया। फिर आता है आपका फिलोसॉफिकल पार्ट, उसके अंदर कौन कौन आ गया आपके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, फिर डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आ गई। बहुत सारी चीज़ इसके अंदर आपकी जो स्टेट से रिलेटेड होती है, इसके अंदर पंचायत राज, म्यूनसिपालिटी राज, जो कुछ भी था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला,
वो सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज़ पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर पॉलिटिकल पार्ट्स, इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, आपका पूरा कैबिनेट का, पूरा गवर्नमेंट आ जाएगी पूरी कैबिनेट वाली। फिर सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप आ जाएंगे कि किस तरीके से सेंट्रल अपना काम करेगी, किस तरीके से स्टेट अपना काम करेगी, वो हर वो चीज़ वो आपकी पॉलिटिकल पार्ट्स में आ जाएगी। हमने लिया 11 कंट्रीज़ के पास से, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया और इस 3 के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे आगे। ठीक है, जो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद एक और लेक्चर होगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा फिर से स्ट्रक्चर, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 से लेके पार्ट 1 से आर्टिकल 1 से 5 तक। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर देंगे उस टाइम पे। उसका तक एक और पॉइंट दिया हुआ है कि फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे यूपीएससीज में जब इंटरव्यूज होते हैं पूछा जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रियलिटी में फ्लेक्सिबल इतना धराता है, इतना फ्लेक्सिबल है? तो उसका आंसर होगा यस, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। हमें कहीं पे भी किसी भी अमेंडमेंट में कोई चेंजेस करने होते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। स्टेट अपनी पावर्स के रिलेटेड आर्टिकल 61 से चेंजेस कर सकता है, और उसी के दरमियान जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी होती है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसमें कोई चेंजेस कर सकती है। ठीक है, तो हम लोग के पास वो पावर्स है, अलग अलग हर स्टेट को अलग अलग पावर्स दी गई है इस आर्टिकल के अंतर्गत कि आप अपने स्टेट्स के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हो अगर आपको करना चाहिए तो। बट वो जो चेंजेस आप करोगे उससे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज या फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। राइट, आप कहीं भी कोई ऐसा आपको स्टेट दिखेगा जिसमें ये कहा गया हो कि आपको राइट टू स्पीच आपको नहीं बोलना है, ऐसा नहीं होता किसी स्टेट के अंदर। ठीक है, वो क्या हुआ, वो हमारे एक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग विरोध कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ही मना कर दे कि भाई वैसा नियम लागू नहीं कर सकते हो, ये कैंसिल करो चलो। ठीक है, तो हम लोग उस मामले में फ्लेक्सिबल हैं कि भाई हम लोग को कुछ बनाना होता है, फिर कुछ चीज़ को इंक्लूड करना होता है, तो हम लोग ईजिली उस चीज़ को कंपाउंड नहीं करके उसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ ये फेडरल सिस्टम। अब याद रखना, फेडरल जो वर्ड है ना वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है। याद रखना, फेडरल शब्द, फेडरल दिस वर्ड FEDR, फेडरल सिस्टम का ये फेडरल वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं किया गया है। बट हमने उसकी जगह क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है यूनियन ऑफ द स्टेट, जो हमारा आर्टिकल नंबर 1 है। क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट। अब फंडरा में जो ये है ना फेडरल सिस्टम, मैं आपको समझाता हूँ कि फेडरल सिस्टम आखिरकार होता क्या है। फेडरल सिस्टम आपका वो सिस्टम होता है जिसके अंदर आप इनडायरेक्टली समझ लो कि जो अपना अमेरिका है ना वो जिस तरीके से क्रिएट हुआ है ना वो फेडरलिज्म के कारण क्रिएट हुआ है। क्यों कि बाकी सारे स्टेट ने, कनाडा हो गया, कह सकते हैं कोई भी दूसरा कोई भी स्टेट्स, लोग सारे स्टेट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हमारा भी एक कोई लीडर होना चाहिए, हमारा भी कोई ऐसा एक कंट्री होनी चाहिए, या फिर हमारी भी कोई ऐसा एक मेन स्टेट होना चाहिए कि जहाँ पे सारी पावर्स, कि जहाँ पे हमारे पूरे देश का प्रेसिडेंट बैठ सके। तो उसने बना दिया US, और वो वहाँ जाके बैठता है। ठीक है, तो उसे हमने कह दिया फेडरल सिस्टम, कि सारे स्टेट्स इंक्लूड करके एक इंसान को सारी पावर्स दे रहे हैं, उसे हमने कह दिया फेडरल सिस्टम। बट यहाँ पे उल्टा था, क्या था, यहाँ पे इसने ये लिखा कह दिया था कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मतलब इंडिया है तो सारे स्टेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स है तो इंडिया है। क्या कहा कि इंडिया है तो सारे स्टेट्स हैं, कि इंडिया के अंदर सारे स्टेट्स आएंगे, इंडिया से बाहर निकलना मुश्किल है। और ये भी कह दिया था कि अगर आप कोई स्टेट अलग भी नहीं हो सकते हमारे से। ठीक है, हाँ, अगर हमको अंदर अंदर कोई चेंजेस करने हैं, अंदर ही अंदर, कि यहाँ पे हमने अभी रिसेंटली देखा बेंगलुरु हैदराबाद वाला किस्सा। ठीक है, तो अंदर अंदर आप चेंज कर सकते हो। हमने कहीं ना कहीं देखा, आप इतिहास में पढ़ोगे अभी मेरे साथ कहीं ना कहीं आगे, कि मध्य प्रदेश और गुजरात अलग हुए थे, वरना ही पूरा एक स्टेट था, गुजरात मध्य प्रदेश पूरा यूं करके एक बहुत बड़ा स्टेट था ये वाला। उसको हमने क्रैक किया, हमने उसको तोड़ा, यहाँ पे बनाया गुजरात, यहाँ बनाया MP। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और हमारी पावर्स क्या होंगी, हमारी मेन पावर होगी दिल्ली के अंदर, या फिर कह लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी मेन पावर गिनाएगी। हमें कोई भी चेंजेस करने होगी, हमें कुछ भी करना होगा, तो हमारा मेन मकसद कौन होगा कि हम लोग यहाँ चेंज करें कि ना करें, पर ऊपर चेंज हो जाए तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। वो हमारा होता है एकदम से कहीं ना कहीं यूनियन ऑफ द स्टेट्स, मतलब सारी पावर सब में इक्वल डिवाइड होती है, फेडरल में नहीं होती है। फेडरल में देखो आप कि US का जो प्रेसिडेंट उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, उसे हम कहते हैं कि मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ US प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं होता है।
क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं कि वो किसी भी ट्रेड को किसी भी लीगल तरीके से किसी भी तरीके से वो उनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इन लोगों ने क्या किया था, सारी पावर्स उसको दे दी थी, तो उससे हमने कह दिया फेडरल सिस्टम, ठीक है। और हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, के सारे स्टेट्स एक साथ हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका एक अलग जो दूसरा लास्ट पॉइंट आता है, उसमें क्या आ जाता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कह लो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह लो, कुछ भी कह लो आप, दोनों एक चीज़ होंगी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 3-4 चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ दी गई है कि नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेता हूँ, रियल एग्जीक्यूटिव कौन, जिन्हें आप चुन के लेके आ रहे हो, जिन्हें हम वोट देते हैं, वो हो गए हमारे रियल एग्जीक्यूटिव, और वो जिसको चुन के लेके आएंगे वो हो जाएंगे नॉमिनल। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने लोकसभा के मेंबर्स को चुना, उन्होंने एक प्रधानमंत्री को चुना, और इन लोगों ने क्या चुना, एक नॉमिनल। नॉमिनल मतलब ये हो गया आपका प्रेसिडेंट। कौन हो गया, प्रेसिडेंट। ये इंसान कौन हो गया नॉमिनल में, आपका प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। और इसी के अंदर आप इसको याद कर लो अभी से कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आपका इसी के अंदर से दिया हुआ है, ठीक है, कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी गोइंग थ्रू बाय द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के अंदर आपका पूरा कहा जाता है ये पार्ट, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई कि मेजोरिटी पार्टी विल बी रूल, कि जिस पार्टी की सरकार होगी, सपोज कि आगे जाके आम आदमी पार्टी की कोई मेजोरिटी आ जाती है तो आम आदमी पार्टी रूल करेगी। सिंपल सी, ये एक कॉमन सेंस की बात होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, मतलब कि कोई एक हाउस जो डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व मीन्स जिनको दरखास्त किया जा सकता है, जिसको मिटा दिया जा सकता है, वो कौन सा हाउस हो सकता है, तो लोअर हाउस। अपर हाउस हमेशा चलता रहेगा, याद रखना, अपर हाउस हमेशा चलता रहेगा। लोअर हाउस को हम लोग हटा सकते हैं, उसकी री इलेक्शन भी सब कुछ हम लोग करा सकते हैं, बट अपर हाउस में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, उसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट सब वहीं पर बैठते हैं, कहीं ना कहीं से लेके, मतलब प्रेसिडेंट तो नहीं बैठते हैं, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी बैठते हैं, तो हम उसको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी और लास्ट चीज़, एक मेजर पॉइंट जो मेरे को लगा कि डिस्कस करना चाहिए, और आपको भी उसमें आपकी राय दे सकते हो आपके कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। एक आता है कि सोवरेज सुपर पावर्स, और एक आता है कि जुडिशियल सुपर पावर्स। पहले बताता हूँ कि ये सोवरेजिटी मतलब क्या होता है, कि जिसके अंदर आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ये क्यों, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक तो पहले बताया कि अनरिटन है, और इसके पास पावर्स क्या हैं, इसके पास पावर्स ये है कि पार्लियामेंट इतना स्ट्रांग है कि पार्लियामेंट अपना डिसीजन खुद ले सकता है, और उसके ऊपर जुडिशरी मतलब कि जो वकील लोग हैं, जो पूरा जुडिशरी सिस्टम है, वो भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे अगर कोई नियम हमने बनाया है पार्लियामेंट के अंदर और हमें लगता है कि वो चीज़ जजेबल नहीं है, तो हम लोग उसके आगे उसके खिलाफ एक पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और जज की तरफ जा सकते हैं, या फिर वकील की साइड से जा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ और ये जो इन लोगों ने पास किया है वो नकली है, या फिर ये होना नहीं चाहिए, इसके कारण हमारे ये ड्यूटीज़ या हमारे फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट हो रहा है, इसको बंद किया जाए। हम लोग ये कर सकते हैं, बट आप ब्रिटिशर्स के अंदर या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आप ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सारी पावर्स दे दी गई है। वहाँ पे जुडिशरी बहुत लो है, ठीक है। अब आते हैं हमारे एक साइड की ओर, क्या कि जुडिशरी सुपर पावर, जिसके अंदर आपका सबसे बड़ा नाम आता है अमेरिका का। क्यों, अमेरिका के अंदर जो जुडिशरी पावर्स दी गई हैं वो प्रेसिडेंट्स के एक पद के बाद दी गई है। मतलब अगर प्रेसिडेंट के पास अगर इतनी पावर है, वो यहाँ बैठा है, तो उसका सेकेंड रैंक होगा ना, वो होगा जुडिशरी रैंक। उसके बाद उतनी पावर है कि वो अब प्रेसिडेंट के एक कोई भी रूल जो प्रेसिडेंट ने पास किया हो और उसको भी अगर हटाना हो, किसी भी कोई भी ऐसे विरोध के बिना या फिर कोई भी ऐसी चीज़ के बिना कि अगर आपके कोई अगेंस्ट में आ रहा हो, तो हम निकाल सकते हैं कि हाँ भाई ये कोई अपने नियम बनाया है, उसके अगर कोई समुदाय खड़ा हो गया, उसका कोई अगेंस्ट हो गया। आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि हमारा फार्म हाउस बिल था, जो अपना फार्म आर्टिकल था, जिसके अंदर हमारे फार्मर्स ने पूरा प्रोटेस्ट किया था, आपको याद होगा। उस आर्टिकल को अगर हमें इंडिया में बर्खास्त करना होता तो हमारे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और वो चीज़ को हमने आगे पूरा विद्रोह तक लेके गए, और वहाँ जाके सब कुछ अभी ठंडा हो चुका है, गर्म हुआ, वो उतना अब करंट अफेयर में बढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बट वही चीज़ प्रेसिडेंट के पास नहीं है, यहाँ पे नहीं है हमारे पास, बट यहाँ पे है। अगर यहाँ प्रेसिडेंट ये कह देता है कि नहीं भाई हम लोग हटाना नहीं चाहते हैं, और हमारे ये यूएस वाले फार्मर्स जाके यहाँ पे जुडिशरी में आके बोल दे जज के पास
कि ये हो रहा है और इसके कारण हमारा ये इफेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष के वकील खड़े होंगे और जो उनका डिसीजन आएगा वो लास्ट में प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जुडिशियल सुपर पावर जिसके अंदर आपका अमेरिका आता है। अब आप मुझे बताओ कि इंडिया के अंदर अभी दोनों पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया था कि इंडिया वो डेवलपिंग कंट्री था, डेवलप कंट्री नहीं था। हमारे यहाँ पे लोग भी ऐसे हैं, ना हम उनको ये दे सकते हैं ना हम उनको ये दे सकते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ पे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं नहीं बोल सकता हूँ, पर वो कहीं ना कहीं बहुत लो एजुकेटेड लोअर्स आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, उनके पास वर्चस्व सब कुछ होता है, बट एक वो पावर जो एक वो लेनी होती है कहीं ना कहीं से कि भाई जो पढ़ा लिखा इंसान कर सकता है ना, वो यहाँ पे नहीं हो रहा था। ठीक है, एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर हमें जज को ज़्यादा पावर्स दे दी, जज को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी तो कहीं ना कहीं उनको भी एक डर होगा कि जो वही इंसान हमारे पार्टी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा तो, और वही इंसान हमारे पार्टी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं विद्रोह कर दे तो, या फिर कोई ऐसा डिसीजन ले जिससे कि पार्टी का बहुत नुकसान हो जाए तो वो दोनों साइड से देख रहे थे कि भाई हम लोग ना ज़्यादा पार्लियामेंट को पावर्स दें और ना ही जुडिशरी को पावर्स दें वाला। तो इंडिया के अंदर दोनों पावर्स को अलग अलग तरीके से अच्छे से सेपरेट किया गया कि ना दोनों को पावर्स ना रहे, और दोनों चीज़ों में ये कहा गया कि भाई जब पार्लियामेंट के अंदर कोई भी डिसीजन या कोई भी रूल पास होगा उसके ऊपर चर्चा विचारणा होगी, सब कुछ होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उसके पहले जुडिशरी के पास भी एक चीज़ भेजी जाएगी। जुडिशरी को ये चेक करना होगा, जो वो बताएगा कि भाई ये आपके जो आपने पास किया है ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान को इफेक्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो कहते नहीं करता है तो ऊपर जाके प्रेसिडेंट साइन कर देता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और इसके बाद आपको एक और पार्ट आएगा जो इसी का एक साइलेंट फीचर का एक एडिशनल पार्ट होगा, और उस पार्ट के तुरंत बाद आपका पार्ट 1 से लेकर 5 तक शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो अगर जिनको अभी लग रहा हो कि ये सब लेक्चर्स में ज़्यादा कोई मज़ा नहीं आ रहा है, जब पार्ट 1 शुरू होगा तो हम लोग तब से स्टार्ट कर देंगे, तो आप परसों से रेगुलर रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।